नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी चुनावों में बीजेपी को लगे एक और झटके की, मोदी सरकार पर राहुल गांधी के आरोपों की। जानेंगे बीजेपी को क्यों महिला विरोधी बता रही है कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू के बीच क्यों बढ़ती जा रही है दरार। बात करेंगे गोवा चुनावों में आपकी बड़ी घोषणाओं की, चुनाव लड़ने वाले संगठनों पर संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान की, और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे थे। चुनाव आयोग से की असीम के साथ काम करने वाले अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटाने की मांग। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, उम्मीदवारों की सूची की जारी। पहली सूची में 150 उम्मीदवारों के नाम, पहले सपा के साथ गठबंधन की थी चर्चा। उत्तराखंड के लिए सपा ने उम्मीदवार किए घोषित, 30 उम्मीदवारों की सूची की जारी। उत्तराखंड में इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा। गोवा में एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस से बनाई दूरी। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, गोवा में 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, एनसीपी से करेगी गठबंधन। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही गठबंधन और दल बदल का खेल तेज हो गया है। और अगर बात करें यूपी की, तो यहां गठबंधन और दूसरी पार्टी में सेंधमारी करने में सपा सबसे आगे निकलती नजर आ रही है। सपा की ओर से सत्ताधारी बीजेपी को लगातार एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी की थी, तो अब एक और पूर्व मंत्री ने बीजेपी से नाता तोड़ सपा से जोड़ कर लिया। चुनावों के आते ही नेताओं के बीच दल बदल का खेल शुरू हो जाता है। जो पार्टी सूबे में मजबूत दिख रही होती है और जिसकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है, नेताओं का झुकाव उस तरफ हो जाता है। यूपी में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ दल बदल का खेल भी अब चरम पर पहुंच चुका है। और इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है सत्ताधारी दल बीजेपी को, और फायदे में दिख रही है मुख्य विपक्षी दल सपा। 14 जनवरी को ही स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री और विधायक सपा में शामिल हुए थे, और 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान भी सपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर चौहान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तब सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था, लेकिन कालांतर में साथ तो सबका लिया गया मगर विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। चौहान ने आगे कहा, सपा मेरा पुराना घर है और हम उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलकर अखिलेश यादव को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। चौहान के पार्टी में शामिल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही 3 महीने में जाति जनगणना करवाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली वालों ने पहले ही उनकी गोरखपुर विदाई कर दी है, इन्होंने सिर्फ तोड़ने की राजनीति की है, हम लोग पॉजिटिव और विकास की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे सर्वे में कुछ भी दिखा सकती है, लेकिन सच्चाई हम जानते हैं और जमीन पर ये कूटे जा रही है। अब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर सपा ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। इससे पहले अखिलेश ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भी किया था, जिसे सपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। ऐसे में सपा एक के बाद एक बड़े दांव कर अपनी जीत की दावेदारी को और मजबूत कर रही है और बीजेपी के लिए सत्ता दूर की कौड़ी नजर आ रही है। बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं, तो सपा में दूसरे दलों के कई दिग्गज शामिल हो चुके हैं। जो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में दलित और पिछड़ों का सम्मान नहीं है, उनसे नफरत की जाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी की इसी नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति ही करती है। और क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिससे जनता को निजात नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आते हैं, और अब एक बार फिर राहुल ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, साथ ही अपने पुराने ट्वीट को भी साझा किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं भी यही मानता हूँ कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है, और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। देश व विदेशी उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। रोज अपने आसपास बढ़ती इस नफरत को भाईचारे से हराएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं?
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर नफरत की राजनीति के चलते देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने एक दिन पहले यानी 15 जनवरी के अपने ट्वीट को भी साझा किया। दरअसल बीते दिन उन्होंने ट्विटर पोल के जरिए जनता से एक सवाल किया था कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को विकल्प भी दिए थे, जिसके बाद बेरोजगारी पर 28%, टैक्स वसूली पर 17.2%, महंगाई पर 19.8% और नफरत के माहौल पर 35% लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की। अब पोल रिजल्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा यानी 35% लोग मानते हैं कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी नफरत का माहौल पैदा करना है। यानी जनता का भी यही मानना है कि बीजेपी नफरत फैलाती है और विपक्ष भी हमेशा से यही आरोप लगाता आया है। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी राज में नफरत की राजनीति को बढ़ाया गया है, जबकि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करने के दावे करती है, लेकिन ये दावे चुनावों में नहीं दिखते। यूपी में बीजेपी की पहली सूची में महिला उम्मीदवारों के नाम सीमित कर दिए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल को घेर लिया है। देश में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार को और तेजी दे दी है। इसके अलावा अब सभी दल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करने में लग गए हैं। उसी कड़ी में बीते दिन उम्मीदवारों की लिस्ट की बरसात हुई। कांग्रेस ने पंजाब में तो बसपा, बीजेपी और रालोद ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई और कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट को लेकर उस पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल बीजेपी ने बीते दिन 403 विधानसभा सीटों में से 107 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 10 महिलाओं को टिकट मिला और 4 महिला विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उसे महिला विरोधी करार दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी राजनीति करती रही है और वो कभी भी महिलाओं का हित नहीं साध सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में सिर्फ रसूखदार महिलाओं को ही जगह मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ अपनी 40% सीटें महिलाओं को देने की प्रतिज्ञा पूरी की है, बल्कि अपनी पहली सूची में असमानता, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही महिलाओं को विधानसभा में चुनकर आने और अपनी बात को पूरे देश के सामने प्रमुखता से रखने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत से ही बीजेपी वाले इस पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि इस अभियान का मूल उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है। बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की थी और अपनी सूची में कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा भी किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस पर जनता का भरोसा बढ़ सकता है, जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आधी आबादी को 10% भी हिस्सेदारी नहीं और बात सबका साथ सबका विकास की। सिर्फ चुनाव जीतना रणनीति, बीजेपी की इसी रणनीति से उसके गठबंधन सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसका असर अब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर भी दिखाई दे रहा है और विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखाई भी दे रहा है। बिहार एमएलसी चुनावों को लेकर राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे में अभी तक पेच फंसा हुआ है और इसका असर यूपी विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी और जेडीयू यूपी में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार हो गए हैं। बिहार एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी भी यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और वीआईपी की राह तो पहले ही अलग हो गई थी। अब जेडीयू ने भी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। जेडीयू यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया है कि बीजेपी के साथ सीटों पर सम्मानजनक समझौता नहीं होने के कारण जेडीयू ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेडीयू ने यूपी में बीजेपी से कम 20 सीटों की हिस्सेदारी मांगी थी, लेकिन बीजेपी इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुई। केसी त्यागी के मुताबिक जेडीयू की तरफ से ये तो तय हो गया कि वो चुनाव में अकेले उतरेगी, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर अभी फैसला लेना बाकी है। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को लखनऊ में पार्टी की बैठक होगी। इस बैठक में जेडीयू के यूपी प्रदेश संगठन से जुड़े तमाम नेता मौजूद रहेंगे। यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच का गठबंधन टूटने वाला है, इसका अंदाजा तो पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि बिहार में दोनों सहयोगी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। बात सम्राट अशोक से लेकर शराबबंदी तक पहुंच गई। दोनों दल एक दूसरे की खामियां गिना रहे हैं। यूपी में बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग अलग हो चुकी हैं और इसका असर दूसरे राज्यों में भी दिख सकता है। बीजेपी जेडीयू से दूरी बना रही है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में पहुंचकर बड़ा दावा कर सभी को हैरान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम से उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने गोवा वासियों से कई चुनावी वादे भी किए।
गोवा समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनावों में दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कई बड़े वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में उनकी सरकार बनती है तो हर युवा को रोजगार देंगे। अगर किसी को रोजगार नहीं दे पाए तो उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने ऐलान किया कि सभी को 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी जाएगी। युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। हर गाँव और कॉलोनी में अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। किसानों से बातचीत करने के बाद उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। व्यापार और कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा अपने चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पीएम मोदी पर तंज कसना नहीं भूले। पीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आजाद भारत की सबसे ईमानदार पार्टी है। पीएम मोदी ने हमें खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। पीएम मोदी ने मेरे और मनीष सिसोदिया के खिलाफ रेड करवाई। हमारे 21 विधायकों को गिरफ्तार किया गया और 400 फाइलों की जाँच की गई, लेकिन हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला। हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। गोवा में सरकार बनी तो बहुत ईमानदारी के साथ सरकार चलाएंगे। अब गोवा में केजरीवाल ने पासा तो फेंक दिया, लेकिन उन्हें जीत मिलती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोवा में पहली बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतरी है, तो पंजाब में किसानों की पार्टी पहली बार ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन किसानों के संगठनों का चुनाव लड़ना संयुक्त किसान मोर्चा की नीति को चुनौती दे रहा है। चुनाव लड़ने वाले दलों से दूरी बनाए रखने वाले संयुक्त किसान मोर्चे ने अब चुनाव लड़ने वाले किसानों के संगठनों से भी दूरी बना ली है। तो क्या है एसकेएम का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन में शामिल कई संगठनों ने चुनावी ताल ठोक दी है। पंजाब विधानसभा चुनावों में पार्टी बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं और उनके संगठनों को एमकेएम से अलग कर दिया जाएगा। और सिंगू बॉर्डर पर जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई तो इस पर मुहर भी लग गई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि जो भी किसान संगठन या किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और ये किसी भी चुनाव का हिस्सा नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह उगराह ने कहा, चुनाव में भाग लेने वाले किसान संगठनों से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, हमने 13 महीने तक किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी नेता को अपने मंच पर नहीं आने दिया। कुछ संगठनों की ओर से राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला हड़बड़ी में लिया गया है। हम इससे सहमत नहीं हैं। किसान मोर्चा चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने को लेकर भले ही एक राय नहीं रखता हो, लेकिन चुनावों के बाद निलंबित किसान संगठनों को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किया जा सकता है। दरअसल एसकेएम के 2 प्रमुख नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बलबीर सिंह राजेवाल ने पंजाब में चुनावी मुकाबले में उतरने की घोषणा की है। चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल रहे कुछ संगठनों ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया है। संयुक्त समाज मोर्चा ने बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब कांग्रेस की नई मुसीबत की। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच पंजाब विधानसभा चुनावों के टिकट बंटवारे का विवाद किसी तरह सुलझ गया। पार्टी ने 86 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद सीएम चन्नी खुद मुसीबत में फंस गए हैं। टिकट वितरण के बाद आमतौर पर पार्टी के कुछ नेता नाराज होते हैं, बगावत करते हैं। वो कांग्रेस में देखा भी गया, लेकिन अब ये बगावत चन्नी के घर तक पहुंच गई है। चन्नी के भाई ही अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। पंजाब में छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक सीएम चन्नी पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह से जूझ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई अब उनके घर तक आ पहुंची है। जब से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवरों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आलाकमान के एक फैसले के चलते चन्नी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे आगामी चुनावों में चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस आलाकमान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ये ऐलान किया था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। पार्टी की इस रणनीति से चन्नी मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि पार्टी की इस रणनीति के चलते सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जबकि मनोहर सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस भी ले लिया था। दावा किया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चन्नी के भाई मनोहर
मनोहर सिंह को टिकट नहीं दिए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने मनोहर सिंह की जगह पार्टी की मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था, जिसके बाद डॉक्टर मनोहर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि कयास तो ये भी है कि मनोहर सिंह किसी दूसरे दल में भी शामिल हो सकते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।